देखिए, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को समझना ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं है। असल मकसद तो ये है कि शासन की एक ऐसी रूपरेखा बने जो जमीन से जुड़ी हो, जो लोगों की असल जरूरतों को पूरा करे। तो आज हम करनाल विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि राजनीति से ऊपर उठकर शासन का एक असली ब्लूप्रिंट तैयार हो सके। इस पूरे विश्लेषण में हम 6 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम जमीन और लोगों की आवाज को सुनेंगे, फिर आंकड़ों से मिलने वाले इशारों को समझेंगे, इसके बाद चुनावी जनादेश के इतिहास को खंगालेंगे, ताकत और कमजोरियों का सही आकलन करेंगे और फिर इन सब जानकारियों के आधार पर शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट बनाएंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि वादों को असल तरक्की में कैसे बदला जा सकता है। चलिए अब सीधे जमीनी हकीकत पर उतरते हैं। किसी भी जगह की सियासत को समझने के लिए पहले वहां की मिट्टी और वहां के लोगों को समझना बेहद जरूरी है। ये है करनाल विधानसभा क्षेत्र संख्या 1, जिला कुपवाड़ा। ऊंचे दर्रों और रणनीतिक महत्व वाली जमीन। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये उन लोगों का घर है जिनकी जिंदगी यहाँ के पहाड़ और मौसम तय करते हैं। नियंत्रण रेखा के इतना करीब होने की वजह से यहाँ की जिंदगी हमेशा से कुछ अलग रही है। और यहाँ की सबसे बड़ी सच्चाई वो है सर्दियों का अकेलापन। सोचिए, जब बर्फ गिरती है तो साधना पास बंद और करनाल घाटी बाकी दुनिया से लगभग कट जाती है। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। मरीजों को अस्पताल कैसे ले जाएं? जरूरी सामान की कमी हो जाती है और जिंदगी कई महीनों के लिए बस ठहर सी जाती है। और बस इसीलिए यहाँ के लोगों की एक ही सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मांग है साधना टनल। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये उनकी लाइफलाइन है। एक ऐसा रास्ता जो हर मौसम में खुला रहे। आपको याद होगा 2019 में सड़क हादसों में हुई मौतों के बाद यहाँ के लोगों ने बड़े विरोध प्रदर्शन भी किए थे। तो ये जो मांग है, ये उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों और सरकार से उनकी उम्मीदों का प्रतीक है। ठीक है, तो अब जमीन की हकीकत से आगे बढ़ते हैं और आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि 2024 के चुनाव के नंबर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, ये बहुत कुछ कहता है। 69.77%। ये 2024 में करनाल का वोटर टर्नआउट था। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लोकतंत्र में लोगों के गहरे विश्वास को दिखाता है। ये बताता है कि यहाँ के वोटर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। वो वोट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बदलाव की उम्मीद है और वो अपनी सरकार से जवाबदेही चाहते हैं। अब ये दूसरा नंबर देखिए, 7.20%। ये 2024 में बीजेपी का वोट शेयर है। ये आंकड़ा पार्टी की मौजूदा चुनावी स्थिति को साफ साफ दिखाता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि जमीन पर पार्टी की पकड़ कहाँ तक है। इसे एक शुरुआती बिंदु मानना चाहिए जहां से आगे की रणनीति तय होगी। और ये है जीत का अंतर, 6,262 वोट। ये वो फासला है जो जीतने वाले और दूसरे नंबर पर रही पार्टी के बीच था। ये नंबर उस चुनौती के साइज को दिखाता है जिसे भविष्य के चुनावों में पार करना होगा। तो चलिए इन सब आंकड़ों को एक साथ इस डैशबोर्ड पर देखते हैं। देखिए, लगभग 59,200 वोटर, करीब 70% का जबरदस्त टर्नआउट, विजेता जेकेएनसी और आबादी ज्यादातर पहाड़ी भाषी मुस्लिम। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये एक कहानी कह रहे हैं। और जब मतदाता इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने निकलते हैं तो ये उनकी गरिमा और लोकतंत्र में उनकी आस्था को दिखाता है। यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक सूचित मतदाता का सम्मान करना और उनकी आवाज को पूरी जिम्मेदारी के साथ सुनना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, अब इस विश्लेषण को थोड़ा और गहरा करते हैं। चलिए पिछले 7 चुनावों के जनादेश को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतिहास हमें वो पैटर्न दिखाता है जो आज की राजनीति को शक्ल देते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जेकेएनसी का दबदबा साफ दिखता है। 7 में से 5 बार उन्होंने यहाँ जीत हासिल की है। लेकिन एक और दिलचस्प बात देखिए, 2008 का चुनाव, तब जेकेएनसी सिर्फ 19.2% वोट लेकर ही जीत गई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि वोटों का बंटवारा यहाँ की राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है और क्षेत्रीय दलों की पकड़ बहुत मजबूत है। और ये डोनट चार्ट 2024 के जनादेश की बिखरी हुई तस्वीर को और भी साफ कर देता है। जेकेएनसी को 34.6% वोट मिले, लेकिन ध्यान दीजिए,
लगभग 39% वोट दूसरे उम्मीदवारों और पार्टियों में बंट गए। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो विजेता के साथ नहीं था। किसी भी रणनीति के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वोट आखिर गए कहाँ और क्यों गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों से निकलकर एक रणनीतिक मूल्यांकन की ओर देखते हैं कि यहाँ की चुनौतियाँ क्या हैं और मौके क्या हैं। हर राजनीतिक दल की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। बीजेपी के लिए ताकत है केंद्र का मजबूत सपोर्ट और विकास का नैरेटिव, जैसे कि शारदा मंदिर का खुलना। लेकिन कमजोरी है बाहरी होने की एक धारणा और स्थानीय लीडरशिप की कमी। मौका है कि सड़क और नौकरियों जैसे अधूरे वादों पर कैंपेन चलाया जाए, जबकि खतरा है एनसी कांग्रेस जैसे एकजुट विपक्ष का। अब पार्टी की अंदरूनी क्षमता की तुलना बाहरी माहौल से करते हैं। पार्टी के अंदर ताकत है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन और फंडिंग, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं की कमी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। अब बाहर देखिए, एलओसी पर शांति की वजह से अब सारा ध्यान विकास पर आ गया है। अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है और समाज मुख्य रूप से पहाड़ी मुस्लिम है। और यहाँ की कठोर सर्दियाँ और बंद सड़कें ये ऐसे पर्यावरणीय फैक्टर्स हैं जो सीधे सीधे यहाँ की राजनीति पर असर डालते हैं। तो इस सारे विश्लेषण के बाद अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, एक्शन। सवाल ये है कि हम इस पूरी जानकारी को शासन के एक ठोस प्लान में कैसे बदल सकते हैं। ये है करनाल के लोगों की शिकायतों का एक हीट मैप। ये उनकी 5 सबसे बड़ी परेशानियां हैं। सबसे ऊपर है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब साधना टनल की मांग। फिर आती है खराब मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी, स्कूलों और अस्पतालों में डॉक्टर और टीचरों की कमी और शासन से जुड़ी दिक्कतें। यही वो मुद्दे हैं जिन पर किसी भी गवर्नेंस एजेंडे का फोकस होना चाहिए। इन समस्याओं को हल करने के लिए ये एक 90 दिन की स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहले 15 दिन फौरन जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाए। अगले 15 दिन फोकस्ड आउटरीच कैंप लगाए जाएं। अगले महीने सिर्फ करनाल के लिए एक खास मिनी मैनिफेस्टो की घोषणा हो। और आखिरी महीने में उम्मीदवार की घोषणा करके डिजिटल कैंपेन को तेज किया जाए। ये सिर्फ चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये विश्वास बनाने का एक तरीका है। हमारा आखिरी सेक्शन इस बारे में है कि कैसे एक चुनावी जीत-हार से आगे बढ़कर भरोसे की एक मजबूत और स्थायी नींव रखी जाए। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरे दृष्टिकोण का सार है कि शासन कोई इनाम नहीं है जिसे जीता जाए, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जिसे सेवा, जवाबदेही और लोगों की छोटी से छोटी समस्याओं को हल करके हर रोज कमाया जाता है। और देखिए, इस भरोसे को बनाने के लिए खासकर जब डिजिटल तरीकों से लोगों तक पहुंचा जाए तो उनकी निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून है यानी डीपीडीपी, वो भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने से पहले उनकी सहमति सबसे ऊपर है। सीधी सी बात है, विश्वास तभी बनता है जब हम लोगों की गरिमा का सम्मान करते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या लगातार सेवा की एक प्रणाली विश्वास की उस गहरी खाई को भर सकती है जो अक्सर राजनीति और जनता के बीच बन जाती है? इसका जवाब सिर्फ समय और जमीन पर किया गया काम ही दे सकता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.